हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कंपनी। कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जिसमें कि व्यक्तियों का समूह स्वेच्छा से काम करने के लिए राजी होता है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी जिसमें कि परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील होती है, अपनी मुद्रा होती है, अपनी पहचान होती है। और कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति और कंपनी का नाम जो है वो दोनों अलग होते हैं। वो एक तरह के हम उसको नहीं मान के चलते हैं, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। कंपनी एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि वॉलंटरली एग्री होते हैं किसी को काम करने के लिए। और कंपनी में एक सेपरेट लीगल एंटिटी पाई जाती है जिसमें कि कंपनी का जो नाम है वो या कंपनी में जो काम करने वाले मेंबर्स हैं वो कंपनी से अलग माने जाते हैं, कंपनी के नाम से अलग होते हैं। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट इफेक्ट टू द चेंज ऑफ द मेंबर। कंपनी में कोई व्यक्ति की डेथ हो रही है, कंपनी में कोई व्यक्ति आ रहा है जा रहा है, उससे कंपनी का अस्तित्व में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। कंपनी के कुछ इम्प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, चाहे वो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, प्रोस्पेक्टस हो गया, मेमोरेंडम हो गया। इस तरह के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है। और उस डॉक्यूमेंट को फिलअप करने के लिए यहाँ आपको कॉमन सील मुद्रा की स्टैंप की ज़रूरत पड़ती है। तो कंपनी की खुद की जो पहचान है उसकी स्टैंप से मानी जाती है। कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, आप कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और कंपनी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि जितना आपने पैसा लगाया है, जैसे आपने 2000 के शेयर्स परचेज किए हैं तो आपकी लायबिलिटी 2000 तक ही बनी रहेगी, 2 से 3000 तक नहीं होगी। इसलिए जो कंपनी जो आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का ऐसा ग्रुप होता है जो बिजनेस को शुरू करने के लिए आप व्यक्तियों का समूह एग्री होता है। यानी कि आप व्यवसाय करेंगे तो या आप कंपनी के मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर मिलकर जो है वो व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है। साथ में ही ये जो व्यक्ति होते हैं व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, कंपनी के स्टॉक या शेयर्स होते हैं और जो भी शेयर्स को कंपनी के शेयर्स को परचेज करेगा उसको शेयर होल्डर बोला जाता है। इंडिया में जो फर्स्ट टाइप कंपनी एक्ट पास हुआ था वो 1850 में पास हुआ था। तो ये जीके का क्वेश्चन है कि फर्स्ट कंपनी एक्ट कब पास हुआ, 1850 में। और कंपनी में कब लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया, यानी प्रिंसिपल ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया। तो 1857 में 1857 में कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया। टाइप्स ऑफ कंपनी बहुत सी प्रकार की होती है, लेकिन एक जनरल इन्फॉर्मेशन अगर आपसे पूछी जाए कि कंपनी क्या होती है, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ, जिसको कानून की नज़र में बनाया जाता है, कानून के थ्रू बनाया जाता है। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी रजिस्टर होती है। बहुत सी कंपनियां हैं, अलग अलग प्रकार की कंपनियां होती हैं और अलग अलग तरीके से इनको रजिस्टर करवाया जाता है। अगर इन कॉर्पोरेशंस की बात करें तो कुछ इसमें चार्टर्ड कंपनी, स्टैचुटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी आती हैं। लायबिलिटी के आधार पे लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी आती है। नंबर ऑफ मेंबर के आधार पे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। नंबर ऑफ ओनरशिप के आधार पे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कंपनी, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी। और कंट्रोल के आधार पे होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। और नेशनैलिटी के आधार पे इंडियन और फॉरेन कंपनी आती है। देखिए, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। अब इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि इन कंपनियों के जो इनकॉर्पोरेशन के आधार पे कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं और इनका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं चार्टर्ड कंपनी की। चार्टर्ड कंपनी वो होती है जो स्पेशल एक्ट यानी रॉयल एक्ट के तहत रजिस्टर होती है, यानी रॉयल हेड जो है स्टेट का उसके अकॉर्डिंग इसको ऑथराइज्ड होती है। ऐसी कंपनियों को चार्टर्ड कंपनी कहा जाता है। चार्टर कंपनी कुछ कुछ राइट और प्रिविलेजेस मिले होते हैं। इन कंपनी को कुछ क्षेत्र के और ऑब्जेक्टिव के आधार पे काम करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करें बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईस्ट इंडियन कंपनी। जो ईस्ट इंडियन कंपनी है या डच ईस्ट इंडियन कंपनी है, ये रॉयल या राजा महाराजा रॉयल एक्ट के तहत इसको रजिस्टर किया गया था। इन कंपनियों को चार्टर्ड कंपनी कहा जाता है। ये कंपनियां इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, है ना। ये जो इस तरह की कंपनियां इंडिया में नहीं पाई जाती हैं चार्टर्ड कंपनी। यानी रॉयल एक्ट के तहत जो भी कंपनी रजिस्टर होती हैं इनके कुछ अपने अधिकार होते हैं, राइट होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं, उसके अंदर ही इनको काम करना पड़ता है। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी है तो इसको ईस्ट इंडिया के तहत काम करना पड़ रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के रूल रेगुलेशन यहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड पे अप्लाई होंगे। तो इस तरह की कंपनियां चार्टर्ड कंपनियां होती हैं। कुछ स्टैचुटरी कंपनी हैं
अब स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनियां जो स्पेशल एक्ट के तहत रजिस्टर होती हैं। देखिए, ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो इसमें स्पेशल एक्ट अप्लीकेबल होते हैं और इस स्पेशल एक्ट के तहत उनके ऑब्जेक्टिव, पावर, लाइबिलिटी और फंक्शनल एरिया होता है जिसके अंदर उनको काम करना पड़ता है। लेकिन इसमें कुछ कंपनी एक्ट 1956 यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन 2013 के जो रूल रेगुलेशन है वो भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं। ये स्पेशल एक्ट मतलब इनका अलग से, जैसे कि आरबीआई एक्ट है आपका, एलआईसी एक्ट 1956 है, उस तरह से अलग से जो कंपनी अलग से किसी एक्ट के तहत बनाई जाती है उसको ही स्टैट्यूटरी कंपनी कहा जाता है। स्पेशल एक्ट के तहत ये काम करती है, चाहे वो आपका सिडबी है, आरबीआई है, आईडीबीआई है, ये स्पेशल एक्ट के तहत बनाए गए हैं। तो इसलिए इसको उस एक्ट के अंदर जो क्राइटेरिया है, जो आरबीआई का क्राइटेरिया है, वो ही उनको फॉलो करना पड़ता है। जो एलआईसी का क्राइटेरिया है वो ही उसको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन आती है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी वो होती है जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर होती है, जिसको कंपनी एक्ट में रजिस्टर करवाया जाता है, जिसके तहत कंपनी एक्ट के तहत काम करती है कोई कंपनी, उसको रजिस्टर्ड कंपनी कहा जाता है। लाइबिलिटी के आधार पे भी 3 प्रकार की कंपनियां होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी, जहाँ पे जो कंपनी के मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द शेयर्स, अनपेड शेयर्स। फॉर एग्जांपल, आपने 10 रुपए का शेयर्स आपने लिया है, उसमें 5 आपने पेड कर दिया है, 5 पेड नहीं किया है, तो 5 रुपीज़ जो पेड नहीं किया है, तो वहाँ तक ही आपकी लाइबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड मानी जाएगी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी वो होती है जहाँ पे कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है अप टू द अनपेड शेयर, जितना उन्होंने अमाउंट पेड नहीं किया है। उनकी लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है। जब भी कंपनी की बाइंडिंग अप होती है, कंपनी समाप्त होती है, तो ऐसा नहीं कि उनकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी या 10 से 15 रुपए हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी रहती है मेंबर की, वो लिमिटेड अप टू द गारंटी रहती है, जितना उसने मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग गारंटी फिक्स की है। तो जो भी मेंबर है वो उतना कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी को एट द टाइम ऑफ द बाइंडिंग अप, जितना उन्होंने गारंटी दी है, अमाउंट की गारंटी दी है कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे। तो सच कंपनी कैन बी विदाउट द शेयर्स कैपिटल। जो गारंटी वाली कंपनियां होती है, लिमिटेड बाई गारंटी वाली कंपनी होती है, जरूरी नहीं ये कंपनी शेयर्स कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करे या इनकी शेयर्स कैपिटल हो। ये विद या विदाउट शेयर कैपिटल वाली कंपनियां भी हो सकती हैं। अगर कंपनी के शेयर्स कैपिटल के थ्रू कंपनी बनाई गई है, तो जितना अनपेड अमाउंट है और गारंटी का अमाउंट फिक्स बोला है किसी व्यक्ति ने देने के लिए, जो मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग गारंटी फिक्स है, तो उतना उस व्यक्ति को पे करना पड़ेगा। ओके। अनलिमिटेड कंपनियां क्या होती हैं? अनलिमिटेड कंपनी वो होती है जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जब भी कंपनी की लाइबिलिटी बाइंडिंग कंपनी की होती है, कंपनी समाप्त होती है, तो जितने भी कंपनी के डेट होते हैं वो कंपनी के मेंबर्स को पे करने पड़ते हैं, चाहे वो उनकी लाइबिलिटी अप टू लिमिटेड मतलब 10 रुपए तक ही क्यों ना हो, लेकिन उनसे 10 के बजाय 20 भी कंपनी ले सकती है, क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। ऑन द अदर हैंड ऑफ द मेंबर्स, मेंबर के आधार पे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी रहती है। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जो जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहता है, ऐसी कंपनियां जो आम आदमी के थ्रू चलाई जाती हैं। सो प्राइवेट कंपनी का मतलब ये है विच इज़ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का होना ज़रूरी है और ये अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हैं और लिमिटेड रहती है मेंबर की, यानी कि इसके जो मेंबर है वो 200 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं और ये पब्लिक को शेयर्स के लिए, डिवेंचर्स के लिए इनवाइट नहीं कर सकती हैं। इसमें जो मेंबर्स रहते हैं वो कंपनी को 2 मेंबर का, मिनिमम 2 मेंबर का होना क्या है? ज़रूरी है प्राइवेट कंपनी में। एक अकेला व्यक्ति मेंबर नहीं हो सकता है। अगर अकेला व्यक्ति मेंबर्स होता है तो विद इन द 6 मंथ वो के अंदर जो है वो कंपनी अपने आप ही वाइंडिंग अप हो जाएगी, क्योंकि उसको विद इन द 6 मंथ जो है वो लीगल फॉर्मेलिटी 2 मेंबर्स की पूरी करनी पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली 1 पर्सन कंपनी यहाँ पे बन जाएगी। सो ये प्राइवेट कंपनी के जो भी कंपनी होती है उसके साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का लिखना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट कंपनी की फीचर्स की बात करें या इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात करें, तो मिनिमम यहाँ पे 2, मैक्सिमम 200 मेंबर अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करना यहाँ पे ज़रूरी है। शेयर्स और डिवेंचर के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती हैं
और अपने नाम के साथ प्राइवेट लिखना ज़रूरी है। लेकिन पब्लिक कंपनी क्या होती है? ऐसी कोई भी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 7 पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है और पब्लिक कंपनी के साथ जो है वो लिमिटेड वर्ड जो है वो एंडिंग द टाइम लिखा जाता है। पब्लिक कंपनी टेबल ए फॉलो कर सकती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आधार पे। ये कंपनी के लिए जो है वो लोगों को शेयर्स के लिए और डिवेंचर के लिए इनवाइट कर सकती हैं। कंपनी के शेयर्स के आधार पे जो है कंपनी यहाँ पे शेयर्स भी मतलब बेच सकती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप की बात करें, स्वामित्व के अधिकार की बात करें, तो कंपनियां 2 प्रकार की हैं, गवर्नमेंट कंपनी एंड द नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जहाँ पे स्टेट, सेंट्रल, लोकल गवर्नमेंट के पास 51% पेड अप शेयर्स कैपिटल होती है। फॉर एग्जांपल, आपने 1000 के शेयर्स बेचे, अब 1000 में से 51% यानी कि 5100 जो अमाउंट है आपका सॉरी 510 का जो शेयर्स है वो सरकार के पास होना चाहिए, 510 का, और बाकी चाहे वो प्राइवेट किसी के पास भी हो। तो शेयर्स की जो पेड अप कैपिटल है वो 50% स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी के पास उसकी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट कंपनी पे वो सरकार का रहता है। बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, चाहे वो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये सारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, इनको पब्लिक कंपनी कहा जाता है। कुछ नॉन गवर्नमेंट कंपनी भी होती है। नॉन गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसमें कि इसको प्राइवेट कंपनी के नाम से जाना जाता है। ऐसी कंपनी जिसमें कि पेड अप कैपिटल 51% सरकार के पास नहीं होता है या जिसमें 49% जो है वो प्राइवेट सॉरी 51% जो पेड अप कैपिटल है वो प्राइवेट कंपनी के पास होता है, तो इसको प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनी भी कहा जाता है। चाहे वो आयरन स्टील कंपनी हो, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हो, ये सारी प्राइवेट सेक्टर या नॉन गवर्नमेंट कंपनी मानी जाती है। नेक्स्ट वन आता है द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के आधार पे भी अलग अलग कंपनियां हैं। सबसे पहले हम होल्डिंग कंपनी की बात करते हैं। एक कंपनी सेड टू बी होल्डिंग, होल्डिंग कंपनी वो होती है जो दूसरों के शेयर मेजोरिटी के आधार पे होल्ड करती है या दूसरे कंपनी के शेयर ज़्यादा होल्ड करती है। तो होल्ड द मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स, फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी ने बी के 51 शेयर्स होल्ड किए हैं या फिर 60% शेयर्स होल्ड किए हैं या तो ऐसी कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहा जाएगा। और वो कंट्रोल और कंपोजिशन जो रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वो होल्डिंग कंपनी का रहता है। माना ए ने जो है वो पूरे बी की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल किया है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर जो है वो ए कंपनी है, तो ए कंपनी यहाँ पे होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जो होल्डिंग कंपनी ने होल्ड की होती है उसको सब्सिडरी कहा जाता है। होल्ड द मेजोरिटी शेयर्स, जिसके शेयर्स को होल्ड किया होता है, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो जिसके कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किया जाता है किसी कंपनी के थ्रू, तो उसको ही सब्सिडरी कंपनी कहा जाता है। तो ए जो है यहाँ पे होल्डिंग कंपनी होगी, बी यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी होगी। नेशनैलिटी के आधार पे 2 तरह की कंपनियां होती हैं, इंडियन कंपनी एंड द फॉरेन कंपनी। तो यहाँ पे इंडियन कंपनी एक्ट 1956 लिखा है तो इसको थोड़ा इग्नोर करें, यहाँ पे 2013 आना था। तो यहाँ पे इंडियन कंपनी एक्ट जो 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है वो इंडियन कंपनी आती है और फॉरेन कंपनी जो आपके आउटसाइड इंडिया रजिस्टर होती है उसको फॉरेन कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ द कंपनी की बात करते हैं। देखिए कंपनी के अलग अलग फीचर्स होते हैं। सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है, कंपनी खुद की कॉमन सील मुद्रा होती है जिसके आधार पर वो काम करती है। सेकंड आता है परपेचुअल सक्सेशंस, कंपनी में किसी की डेथ हो रही है, आ रहा जा रहा है, कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ मेंबर की बात करें तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 होते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी की बात करें तो कंपनी की लायबिलिटी जो है वो आपकी लिमिटेड रहती है अप टू द अनपेड शेयर्स। एंड ट्रांसफर शेयर्स की बात करें तो पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है जबकि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। इनकॉर्पोरेशंस की बात करें, जब कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कोई कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो वो इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड कंपनी मानी जाती है। आर्टिफिशियल पर्सन की बात करें तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। इसको लॉ के थ्रू बनाया गया है, कानून के थ्रू बनाया गया है। इसको कंपनी एक्ट 2013 के तहत बनाया गया है। कॉमन सील की बात करें तो कंपनी के अपने कोई नाम पहचान एक मुद्रा होती है, उस मुद्रा के आधार का यूज जो है डायरेक्टर करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं।
तो एवरी कंपनी, हर कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है, नेम होती है। यही एक तरह की दूसरे व्यक्ति को एंगेज करती है डॉक्यूमेंट मतलब एग्रीमेंट करने के लिए। वॉलंटरी एसोसिएशन की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। कोई भी व्यक्ति, किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है कि आप मेंबर बनो या कंपनी के शेयर खरीदो। जो खरीदना चाहता है वॉलंटरी सेल परचेज कर सकता है। कैपिटल एक्विजिशन की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी कैपिटल एक्वायर कर सकती है। वो शेयर बेच के, डिवेंचर बेच के कैपिटल एक्वायर कर सकती है। शेयर पे आपको पता ही है कि डिविडेंड दिया जाता है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ फंड होता है और वो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड जनरेट कर सकती है। सेंट्रलाइज और डेलीगेट मैनेजमेंट है, क्योंकि मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हर कोई कंपनी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए कुछ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। वो कंपनी की मैनेजमेंट करती है, कंपनी को कंट्रोल करती है। एंड पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट की बात करें तो कंपनी को अपने जितने भी अकाउंट वो साल में प्रिपेयर करती है, चाहे वो बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, अदर इन्फॉर्मेशन है, वो पब्लिक करनी पड़ती है, लोगों को बतानी पड़ती है। वो एनुअली स्टेटमेंट यहाँ पे पब्लिक करनी पड़ती है और साथ में रजिस्टर ऑफिस भी सबमिट करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है द मेरिट ऑफ द कंपनी। मेरिट ऑफ कंपनी की बात करें तो कंपनी के कुछ लाभ भी हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ द ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कंपनी एक बड़ी कंपनी मानी जाती है, कंपनी के पास लार्ज मात्रा में फंड होता है। वो फंड की रिक्वायरमेंट शेयर और डिवेंचर बेच के कर सकती है, तो बैंक से भी लोन ले सकती है। तो कंपनी के पास काफ़ी मात्रा में फंड होता है। लिमिटेड लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे व्यक्तियों की जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, तो ऐसा खतरा नहीं होता है कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से किसी की लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा। लेकिन जो अदर्स फॉर्म होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस के, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जॉइंट हिंदू फैमिली है, पार्टनरशिप है, तो यहाँ पे लायबिलिटी आपकी अनलिमिटेड होती है। फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। कंपनी, जो पब्लिक कंपनी है, वो अपने शेयर्स को इजीली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सेल कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें या स्टेबिलिटी की बात करें तो कंपनी की स्टेबिलिटी या कंटिन्यूटी बहुत लंबे टाइम तक बनी रहती है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कंपनी ओपन करता है तो ऐसा खतरा नहीं होता है कि अगले महीने वो वाइंड अप हो जाएगी। तो कंपनी की ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी लंबी होती है। ग्रोथ और एक्सपेंशंस की बात करें तो कंपनी लंबे टाइम तक चलने वाला एक व्यवसाय होता है और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यू ग्रो करती है, एक्सपेंड करती है। इसमें हाईली प्रॉफिट की उम्मीद होती है। कंपनी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्शन करती है, यानी कि लार्ज मात्रा में उत्पादन करती है, जिसके कारण जो है वो ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट अर्न होता है। कंपनी में एफिशिएंट मैनेजमेंट होते हैं, क्योंकि कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीए, सीएस, अदर स्किल्ड पर्सन होते हैं जो कंपनी को अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड करवाते हैं। पब्लिक कॉन्फिडेंस की बात करें तो कंपनी पे ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं, कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, क्योंकि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देख के ही व्यक्ति वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। सोशल बेनिफिट, कंपनी सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी ध्यान देती है। आपको सबको पता है कि कंपनी जो है वो अब 5 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा जिसकी टर्नओवर होती है, तो उसको जो है वो सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द मैनेजमेंट, जहाँ पे अगर कंपनी की बात करें तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो इलेक्टिव होते हैं, यानी चुने होते हैं। तो वो चुने हुए जितने भी डायरेक्टर होंगे वो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट के आधार पे चुने जाते हैं, मेजोरिटी के आधार पे चुने जाते हैं। डिस्पर्सल ऑफ द ओनरशिप की बात करें तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ द मेंबर्स होते हैं जो कंपनी के साथ जुड़े होते हैं, और कंपनी की जो ओनरशिप है वो वाइडली हेल्ड होती है, बहुत से लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और सारे लोग मिलकर जो है वो काम करते हैं। अजम्पशन ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लार्ज कंपनी जो है वो सोशल वेलफेयर के ऊपर भी काम करती है, जैसे कि स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, रूरल एरिया में पानी की व्यवस्था करना, रूरल एरिया की डेवलपमेंट करना, हेल्थ और केयर्स के ऊपर भी ध्यान देती है। इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल का भी बेनिफिट कंपनी से हमें मिलता है, क्योंकि कंपनी लार्ज मात्रा में प्रोडक्शन करती है। अगर लार्ज मात्रा में प्रोडक्शन करती है तो जिससे कि कम्पिटिटिव मार्केट के एडवांटेजेस उसको मिलते हैं और कॉस्ट भी कम होती है और लोगों को सस्ते दाम पे वस्तुएं मिलती हैं। टैक्स बेनिफिट भी रहता है। कॉर्पोरेट टैक्सेस में कुछ टैक्सेशन सिस्टम है, अगर कंपनी रूरल एरिया या इंटीरियर एरिया में अगर काम करती है तो उसको टैक्स हॉलिडे के बेनिफिट मिलते हैं, एग्जम्पशंस मिलती हैं। कुछ कैपिटल एक्यूमुलेशंस है,
कंपनी जो है एडिशनल शेयर्स और डिबेंचर जो है वो उसके साथ मिलकर कैपिटल रेज कर सकती है, कैपिटल को बढ़ा सकती है एंड ट्रांसपेरेंसी कंपनी की बनी रहती है, क्योंकि कंपनी हर साल अपने एनुअल रिपोर्ट को पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करती है, पब्लिक को प्रस्तुत करती है। कंपनी के कुछ डीमेरिट भी हैं जिसकी हम बात करते हैं। फर्स्ट डीमेरिट आता है लेंथ एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर। देखिए, कंपनी जब भी कोई व्यक्ति स्टार्ट करता है तो उसकी लीगल फॉर्मेलिटी बहुत होती है, बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटी के लिए उसको फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस करनी पड़ती हैं। एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन, कंपनी के गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत से हैं। जब कंपनी स्टार्ट होती है उसकी रिटर्न फाइल करना, स्टेटमेंट प्रस्तुत करना, रजिस्ट्रार के पास प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल मेमोरेंडम को प्रस्तुत करना, अगर आप टाइमली उसको नहीं देंगे तो पेनल्टी लगेगी। लैक ऑफ द इंसेंटिव बना रहता है। तो जब भी कोई भी कंपनी है उसके डीमेरिट आपके इंसेंटिव बहुत कम सरकार उनको देती है। डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड द एक्शंस, देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स जो हैं वो चुने जाते हैं, इलेक्टिव मेंबर्स होते हैं। जब आप उनको चुना जाता है तो बहुत से लोगों से चुना जाता है। कंपनी के बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो वहाँ पे बहुत लोगों के पास डिसीजन मेकिंग पावर होने के कारण उस डिसीजन लेने में डिले हो जाता है। कन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट, कंपनी जनरली एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि यहाँ व्यक्तियों को काफ़ी ग्रुप रहते हैं, समूह रहते हैं, और जो कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में काम करते हैं, कुछ अपने पर्सनल ग्रोथ, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आधार पे काम करते हैं, जिससे कि हर व्यक्तियों का जो इंटरेस्ट है वो अलग-अलग होता है और उसमें कन्फ्लिक्ट बना रहता है। ओलिगार्किक मैनेजमेंट, ओलिगार्चिक मैनेजमेंट का मतलब है कि ये जो परिवारवाद है या फिर रूढ़िवाद विचारधारा, एक ही परिवार के व्यक्ति जो है ज़्यादा मैक्सिमम डायरेक्टर होते हैं, उनके पास एक कंट्रोल होता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो कंपनी में देखी जाती है। स्पेकुलेशन, तो देखिए प्रॉफिट आपको हर बार हो ये ज़रूरी नहीं है। कंपनी अब लंबे टाइम तक चलने वाली एक कैटेगरी है। तो जब कंपनी में काम होता है तो कुछ लोग पर्सनल एडवांटेजेस लेते हैं, कुछ लोग जो है वो अपने बेनिफिट के लिए कंपनी का लॉस कर देते हैं। तो इस तरह की घटनाएँ कंपनी में देखी जाती हैं। ग्रोथ ऑफ द मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी, कंपनी में कुछ लार्ज स्केल की ऐसी कंपनियाँ हैं जिसकी मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी जो है वो ग्रो कर रही हैं और वो मैक्सिमम प्रॉफिट चार्ज करते हैं, जिससे कि दूसरी कंपनियाँ प्रभावित होती हैं। इन्फ्लुएंसिंग टू गवर्नमेंट डिसीजन, देखिए जो कंपनियां हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट में होने वाले डिसीजन से प्रभावित होती है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसियां चेंज होती है तो कंपनी पर भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। लैक ऑफ सिक्रेसी की बात करें तो कंपनी में कोई सिक्रेसी मेंटेन नहीं होती है, क्योंकि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स ज़्यादा होते हैं तो कोई बात जो है वो सीक्रेट नहीं, बहुत कम रखी जाती है। ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल्स वर्क बहुत होते हैं तो कई बार डिसीजन लेकिन लेने में डिले हो जाता है। एंड लैक ऑफ द पर्सनल इंटरेस्ट, शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर होते हैं, इंडायरेक्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल किसी दूसरे कंपनी के पास है या किसी अननोन व्यक्ति के पास या जिसका इंटरेस्ट कंपनी में नहीं है उसके पास है, तो वो कंपनी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा, अच्छे से नहीं चला पाएगा। तो ये भी एक तरह का ड्रॉबैक जो है वो बना रहता है। नेक्स्ट आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जिसके मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200, जो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है, शेयर डिबेंचर जो है वो पब्लिक के लिए जारी नहीं कर सकती है, तो ऐसी कंपनी को प्राइवेट कंपनी कहा जाता है। प्राइवेट कंपनी के लिए कुछ कंडीशन है जो पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपकी 3 कंडीशन है, मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, जो पब्लिक को शेयर्स डिबेंचर्स के लिए इनवाइट नहीं करेगी, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को उसको फॉलो करना पड़ता है। कुछ प्रिविलेजेस भी हैं, बेनिफिट भी है प्राइवेट कंपनी के लिए। सबसे पहले हैं फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन के बेनिफिट। प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 व्यक्तियों का होना ज़रूरी है और जो है वो इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन का होना ज़रूरी नहीं है। प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस जारी करना ज़रूरी नहीं है एंड उसको इमीडिएटली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद वो अपना व्यवसाय जो है वो शुरू कर सकती है। उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की आवश्यकता नहीं है। और शेयर्स को जारी करने के लिए ज़रूरी नहीं कि प्राइवेट कंपनी के शेयर जारी करेगी, प्राइवेट कंपनियाँ शेयर डिबेंचर जारी नहीं करेगी। और कंपनियाँ जो हैं वो काइंड ऑफ किस प्रकार के शेयर जारी करने हैं एंड वोटिंग राइट क्या रहेगा शेयर होल्डर का, उसको डिसाइड करने में वो बिल्कुल फ्री है। कुछ मीटिंग के भी प्रिविलेजेस जो है वो प्राइवेट कंपनी के लिए दिए गए हैं। जब भी एनुअल जनरल मीटिंग है तो प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर का होना ज़रूरी है, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए 5 मेंबर का होना वहाँ पे ज़रूरी होता है। एंड प्राइवेट कंपनी में
मे बी 1 मेंबर जो है वो वोट कर सकता है। तो जब वोटिंग अधिकार है तो 1 मेंबर की भी कंसीडर की जाएगी, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती हैं उसमें जब भी पोलिंग होगी तो एटलीस्ट 5 मेंबर का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में पोलिंग के लिए 1 मेंबर का होना भी बहुत काफ़ी माना जाता है। कुछ डायरेक्टर के लिए भी इसमें सुविधाएँ हैं प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर का होना ज़रूरी है, जबकि पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर का होना ज़रूरी होता है। प्राइवेट कंपनी में अपॉइंट 2 या मोर डायरेक्टर बाय द सिंगल रेज़ोल्यूशन। एक ही रेज़ोल्यूशंस में प्राइवेट कंपनी 2 या 3 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, जबकि कोई भी पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करना होता है तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट की क्वालिफिकेशन पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी होती है। As per the specific notice, 14 days as required to appointment of the new director is not necessary। जैसे 14 दिन से का पहले का नोटिस जो है वो पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी होता है डायरेक्टरशिप देने के लिए, लेकिन ये स्पेशल 14 डे का नोटिस जो है वो प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं होता है। डायरेक्टर कैन फ्रीली वोट ऑन द मैटर। प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर किसी भी मैटर में वोट देने के लिए बिल्कुल फ्री होता है, और जो प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर रोटेशन में रोटेट नहीं होते हैं और जबकि पब्लिक कंपनी में रोटेशन में रोटेट होते रहते हैं, तो इस तरह के जो प्रिविलेजेस हैं, सुविधाएं हैं, वो प्राइवेट कंपनी के लिए दी गई हैं। नाउ नेक्स्ट टू डिफरेंस। तो देखिए डिफरेंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।